आज अपनी इस कक्षा में हम मैथिली शरवण गुप्त, जिन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता है, उनके जीवन परिचय, व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। पहले तो संक्षेप में आपको बता दें कि मैथिली शरवण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त सन 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी के पास में चिरगांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 आज़ादी के पश्चात हृदयाघात से हुई थी। वो कवि, नाटककार, अनुवादक और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा चिरगांव मिडिल हाई स्कूल और से हुई है। उनको उनका उल्लेखनीय कार्य जो साहित्य जगत के लिए है वो है साकेत, पंचवटी, यशोधरा, सिद्धराज और विश्ववेदना जैसे महाकाव्य। उल्लेखनीय सम्मान भी उनको प्राप्त हुए हैं जीवन में। हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार साकेत के लिए 1935 में उनको दिया गया, मंगला प्रसाद पुरस्कार, और 1937 में साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, जिसमें उन्हें साहित्य वाचस्पति भी बाद में उनको उपाधि प्रदान की गई और अंत में उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। इनके जीवन परिचय के बारे में अब विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। मैथिली शरवण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण कनकने और माता काशीबाई थीं। अपने माता पिता की ये तीसरी संतान थे। माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। विद्यालय में खेल कूद में अधिक रुचि होने के कारण इनकी पढ़ाई अधूरी ही रह गई। हालांकि उस समय के ख्याति प्राप्त शिक्षक रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गादत्त पंत आदि ने भी इन्हें विद्यालय में पढ़ाया था, लेकिन बाद में घर पर ही इन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया और शिक्षा के क्षेत्र में इनका मार्गदर्शन करने के लिए मुंशी अजमेरा जी ने इनका बहुत सहयोग किया। 12 वर्ष की अवस्था में ही गुप्त जी ने ब्रजभाषा में कनकलता नाम से पहली कविता लिखना प्रारंभ किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद फिर इन्होंने खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखना शुरू किया। खड़ी बोली, हिंदी खड़ी बोली के ये प्रथम और एक सफलतम कवि माने जाते हैं और
चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित सरस्वती में जब ये छपना प्रारंभ हुए तो अन्य तत्कालीन कवियों ने भी इनका अनुसरण किया और वो सब लोग भी हिंदी खड़ी बोली में अपनी रचनाएं लिखने लगे। काव्य संग्रह में प्रमुख रूप से रंग में भंग और बाद में जयद्रथ वध प्रकाशित हुआ। मेघनाथ वध ब्रजांगना का अनुवाद भी इन्होंने किया। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया, जिससे उनकी लोकप्रियता सर्वत्र फैल गई। संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ स्वप्न वासवदत्ता का अनुवाद प्रकाशित होने के बाद इन्होंने 1916 और 17 में महाकाव्य साकेत की रचना प्रारंभ की। महाकाव्य साकेत में उर्मिला के प्रति उपेक्षा भाव को इस ग्रंथ का केंद्र बनाया और साकेत तथा पंचवटी आदि ग्रंथ बाद में सन 1931 में पूर्ण करके उनका प्रकाशन कराया। इसी समय ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और 1931 में साकेत की भूमिका लिखाने के लिए जब ये महात्मा गांधी जी के पास गए और अपनी रचना को उनके पास छोड़ करके आए, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इसको पढ़ने के पश्चात इसकी भूमिका लिखने की चेष्टा करता हूँ। और बाद में जब गुप्त जी उनसे मिलने गए भूमिका के लिए, तो गांधी जी ने गुप्त जी से कहा कि गुप्त जी, आपने तो उर्मिला को इतना रुलाया कि साकेत का एक एक पन्ना उससे भीग गया है। मैं कहाँ पर और किस प्रकार से इसकी भूमिका लिखूं, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। इनके काव्य से और भक्ति पूर्ण लेखन से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की और उसके बाद इनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। अप्रैल 1941 को वो व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह में कूद पड़े। अंग्रेज़ों की दास्ता का समय था ये, और जो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय विद्रोह करता था, अपने लेखन, भाषण और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से उसको अंग्रेज जेल में ठूंस दिया करते थे। अप्रैल 1941 को इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और पहले उन्हें झांसी, बाद में आगरा जेल में लाया गया, किंतु आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें 7-8 महीने के बाद छोड़ दिया गया। सन 1948 में आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1952 से लेकर के 1964 तक
भारत सरकार ने के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साहित्य के क्षेत्र में अनुपम कार्य करने के कारण इन्हें लगातार राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया और सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सन 1962 ईस्वी में अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया और बाद में इन्हें हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। साथ ही इन्हें हिंदू विश्वविद्यालय का मानद प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित होने के पश्चात इन्होंने 1911 में साहित्य सदन नाम से अपनी प्रेस शुरू की और बाद में झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना की। इसी वर्ष प्रयाग में सरस्वती की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता के लिए गुप्त जी को चुना गया। सन 1963 में इनके अनुज सियाराम शरण गुप्त के निधन के पश्चात निधन ने इनको काफ़ी आघात पहुंचाया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को अपने भाई के वेदना के पश्चात इन्हें भी दिल का दौरा पड़ा और साहित्य जगत का ये जगमगाता सितारा हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। 78 वर्ष की आयु में 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, अनेक नाटक, लघु नाटिकाएँ लिख करके इन्होंने काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान के लिए कार्य किया। भारत भारती के 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बहुत ही प्रभावी ढंग से चित्रित हुआ है। वे मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। हिंदी में लेखन आरंभ करने से पूर्व इन्होंने रसकेंद्र नाम से ब्रजभाषा में कविताएं, दोहा, चौपाई, छंद आदि की रचना की और इनकी रचनाएं 1904-05 के बीच वैश्योपकारक कलकत्ता, वेंकटेश्वर बम्बई और मोहिनी कन्नौज जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं। उनकी हिंदी में लिखी कृतियां हिंदू प्रताप, सभा जैसी पत्रिकाओं में भी छपती रहीं। प्रताप में विदग्ध हृदय नाम से उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुईं। मध्य प्रदेश के संस्कृति राज्य मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने इनके बारे में कहा कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जयंती प्रदेश में प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में व्यापक रूप से मनाई जाएगी। ये निर्णय राज्य शासन ने लिया है। युवा पीढ़ी भारतीय साहित्य के स्वर्णिम इतिहास से
भली भांत वाकिफ हो सके, इस उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसका आयोजन होने लगा। आज भी कवि दिवस के रूप में इनकी जयंती देश में मनाई जाती है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में महाकाव्य के रूप में साकेत और यशोधरा अतुलनीय हैं। खंड काव्य में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध झनकार, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णु प्रिया, उर्मिला लीला, प्रदक्षिणा आदि प्रमुख हैं। नाटक में रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, बिरहणी, बैतालिक, स्वदेश संगीत, हिडिंबा और चंद्रहास प्रमुख हैं। मैथिली शरण गुप्त की ग्रंथावली मौलिक तथा अनुदित समग्र कृतियों का संकलन 12 खंडों में भी वाणी प्रकाशन के द्वारा नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया गया है। फुटकर रचनाओं में इन्होंने केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर, मंगल घट आदि में इनकी संग्रहित हैं और बंगाली साहित्य मेघनाद वध, ब्रहणी, वज्रांगना, पलासी का युद्ध आदि का इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद किया। संस्कृत के स्वप्न वासव दत्ता, प्रतिमा, अभिषेक, अभिमारक आदि नाटकों का मंचीय अनुवाद आपने किया है। गुप्त जी के नाटक उपरोक्त नाटकों में के अतिरिक्त 4 नाटक और लिखे जो भास के नाटकों पर आधारित थे। इनकी भाषा शैली खड़ी बोली ही है, इस पर उनका पूरा अधिकार है। भावों को अभिव्यक्त करने के लिए गुप्त जी के पास अत्यंत व्यापक शब्दावली है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं की भाषा तत्सम है, इसमें साहित्यिक सौंदर्य कला नहीं है। भारत भारती की भाषा में खड़ी बोली की खड़खड़ाहट है, किंतु गुप्त जी की भाषा क्रमशः विकास करती हुई सरल और सरस होती गई। संस्कृत के शब्द भंडार से ही उन्होंने अपनी भाषा का भंडार भरा है, लेकिन प्रिय प्रवास की भाषा में संस्कृत बहुलता दिखलाई नहीं पड़ती है। इसमें प्राकृत रूप सर्वथा उभर कर सामने आया है। भाव व्यंजना को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत का सहारा लिया गया है। संस्कृत के साथ गुप्त जी की भाषा पर प्रांतीयता का भी प्रभाव है। उनका काव्य भाव तथा कला पक्ष दोनों की दृष्टि से काफ़ी
सफल माना जाता है। शैलियों में के निर्वाचन में मैथिली शरण गुप्त ने विविधता दिखाई है, किंतु प्रधानता प्रबंधात्मक इतिवृत्तमय शैली की ही है। इनके अधिकांश काव्य इसी शैली में हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, नहुष, सिद्धराज, साकेत आदि प्रबंध शैली में ही हैं। ये शैली दो प्रकार की है, एक खंड काव्यात्मक तथा महाकाव्यात्मक। साकेत महाकाव्य तथा शेष सभी काव्य इनके खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। गुप्त जी की शैली विवरण शैली भी है। भारत भारती, हिंदू इस शैली में आते हैं। तीसरी शैली गीत शैली है। इसमें गुप्त जी ने नाटकीय प्रणाली का अनुगमन किया है। अनघ इसका उदाहरण है। आत्मोद्धार प्रणाली गुप्त जी की एक और शैली है, जिसमें द्वापर की रचनाएं हुई हैं। नाटक, गीत, प्रबंध, पद्य और गद्य सभी के मिश्रण एक मिश्रित शैली में है, जिसमें यशोधरा की रचना भी हुई है। आपकी रचनाओं में साकेत और यशोधरा से इनकी यश पताका पूरे देश और दिग दिगंतर में फैली है। साकेत में आपने लक्ष्मण की भार्या उर्मिला के विरह जीवन को और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उर्मिला की स्मृतियों को केंद्र बनाते हुए इन्होंने इस काव्य की रचना की है, और जिसमें वो उर्मिला की वियोग वेदना को शब्दों के माध्यम से चित्रित करने में सर्वथा सफल हुए हैं। इसी प्रकार से यशोधरा में गौतम की पत्नी यशोधरा की विरह वेदना अभिव्यंजित हुई है, और यशोधरा जब जरा, व्याधि, मृत्यु आदि के उत्तर न पा कर के और उससे दुखी होकर के इसका तत्वबोध करने के निमित्त गौतम अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ करके साधना के लिए चले जाते हैं, और इसके पश्चात यशोधरा जिस प्रकार का विरह का जीवन जीती है वो बड़ा ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। और उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यही उभर के आती है कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। वो सब लोगों से शिकायत करती है कि यदि वो मुझसे कह कर के जाते कि मुझे साधना और ज्ञान की प्राप्ति की खोज में जाना है, तो क्या मैं उन्हें रोक देती? तो क्या मैं उनके मार्ग की बाधा बनती? तो क्या मैं उन्हें जाने से मना कर देती? इस प्रकार के अनेकानेक प्रश्न उसके मनोव्यथा को और उसके दाम्पत्य जीवन की गहराई को चित्रित करने में सफल हुए हैं।
भारत भारती की रचना के पश्चात, जिसका प्रकाशन 1912-13 में हुआ था, ये गांधी जी के संपर्क में आए और उसी समय गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की पदवी से अलंकृत किया और ये राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी इन पंक्तियों से इनकी राष्ट्रभक्ति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो मनुज नहीं है पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। मैथिली शरण अनन्य देशभक्त और अपनी इस राष्ट्र भक्ति की भावना को अपने नाटक, खंडकाव्य और महाकाव्य में भी चित्रित करने में ये सफल हुए हैं और दद्दा के नाम से प्रसिद्ध साहित्य जगत में अद्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त सदैव स्मरण करते जाते रहेंगे जब तक हिंदी साहित्य का इतिहास रहेगा। और हिंदी साहित्य के आकाश में ये सितारा निरंतर अपने प्रकाश को प्रकाश से आलोकित करता रहेगा। आज की कक्षा में बस इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।